43,000 से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस के दौर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अब ऑनलाइन हो रही है और अब पेरेंट्स को यह लगने लगा है कि ऐसे में प्राइवेट स्कूलों को मोटी फीस देने की बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ाना ज्यादा बेहतर है। इतनी मोटी फीस देने का क्या फायदा। दूसरी वजह यह है कि देश के कई राज्यों में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार आया है और अब कई सरकारी स्कूल भी आधुनिक तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए आज हम हरियाणा से आई इस खबर को आधार बनाकर इस बदलाव का एक विश्लेषण करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच की दीवार हमेशा के लिए गिर जाएगी। ये भारत में स्कूल जाने वाले 26 करोड़ छात्रों और उनके माता पिता से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए आज आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम भारत के 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। अगर आपका मोबाइल फोन भी कुछ वर्ष तक ठीक ठाक चलने के बाद अचानक स्लो हो जाता है तो आज हम आपको इसकी असली वजह बताने वाले हैं। मोबाइल फोन्स को जानबूझकर स्लो करने के आरोप दुनिया की मशहूर मोबाइल फोन निर्माता कंपनी एप्पल पर भी लग चुके हैं, आईफोन पर लग चुके हैं और अब अमेरिका के कई राज्यों ने इस कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इस खबर को आधार बनाकर आज हम आपको यह बताएंगे कि एप्पल, गूगल, अमेजॉन और फेसबुक जैसी कंपनियों पर क्यों अपने उपभोक्ताओं को धोखे में रखने के आरोप लग रहे हैं और क्यों 400 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू वाली ये बड़ी बड़ी कंपनियां अब पूरी दुनिया में सवालों के घेरे में हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान होंगे। डीएनए में आज हमारे साथ राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे। कलराज मिश्र राजस्थान में चल रही राजनीति के केंद्र में इस समय है, इसलिए आज हम उनसे यह जानेंगे कि आखिर राजस्थान में चल क्या रहा है, वहां की सही राजनीतिक तस्वीर क्या है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में बिहार पुलिस ने मुंबई में अभिनेत्री अंकिता लोखंडे का बयान दर्ज किया है। बिहार पुलिस अब सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट, रसोइये और दोस्त सिद्धार्थ से भी पूछताछ करना चाहती है। बिहार पुलिस से प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत सुसाइड केस की पटना में दर्ज एफआईआर की कॉपी मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय इस केस की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत जांच कर सकता है। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने एफआईआर में यह आरोप लगाया था कि सुशांत के एक बैंक अकाउंट से एक साल में 15 करोड़ रुपए निकाले गए। बिहार सरकार ने भी कहा है कि सुशांत सिंह का परिवार चाहे तो सरकार सीबीआई जांच की कोशिश कर सकती है। उनके परिवार कहेंगे तो बिल्कुल सरकार और मुख्यमंत्री उनको जहां संतुष्टि होगी जांच में वो सारा काम बिहार सरकार करे। सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुशांत के पिता ने कैविएट दाखिल किया है। रिया चक्रवर्ती ने पटना में दर्ज एफआईआर की जांच मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई आकर सुशांत केस की जांच कर रही बिहार पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा है कि सरकार की मंजूरी के बिना बिहार पुलिस का जांच करना गलत है। जो केस पहले महाराष्ट्र में दर्ज हुआ है, जो केस का इन्वेस्टिगेशन, जो केस का तपास महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस कर रही है, वहां आके इंटरफेयर करना ये इट इज नॉट प्रॉपर। बीजेपी ने कहा है कि बिहार पुलिस का मुंबई में आकर जांच करना महाराष्ट्र पुलिस की विफलता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस को नाकाम कर रही है। यदि महाराष्ट्र की सरकार मुंबई पुलिस को खुले तौर पे काम करने देती, उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करती, तो लोगों की ओर से यह प्रकरण सीबीआई को सौंपा जाए, ये मांग नहीं उठती। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर 24 सवालों की लिस्ट शेयर की और लिखा कि उन्हें क्यों लगता है कि सुशांत की हत्या की गई है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह सुशांत की बॉडी मिली उससे आत्महत्या की बात साबित नहीं होती। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ ने आज मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नाम लिए बिना चीन की विदेश नीति पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने कहा, हम बिना किसी शर्त मदद करते हैं, जबकि कुछ देश सिर्फ लोन डिप्लोमेसी से दूसरों की मदद करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने अफगानिस्तान में संसद बनाई, नेपाल में पाइपलाइन बिछाई जा रही है और बड़े पैमाने पर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका में भी बड़े पैमाने पर घर बना रहे हैं और मालदीव में पीने का पानी मुहैया करा रहे हैं।
भारत से रिश्तों पर चीन के राजदूत ने कहा है कि चीन भारत के लिए रणनीतिक खतरा नहीं है। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना में संघर्ष पर राजदूत सुन विडोंग ने कहा कि दोनों देशों के संबंध कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इसे सावधानी से संभालने की जरूरत है। चीन के राजदूत ने दावा किया कि विस्तारवाद के आरोप गलत है। China is committed to peaceful development and it is not a threat or strategic threat to India. चीन के राजदूत ने कहा कि भारत और चीन की साझेदारी और दोस्ताना रिश्ते नहीं बदलेंगे और दोनों देश एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पत्थरबाजी युवाओं के आतंकी बनने की घटनाओं में काफी कमी आई है। जी न्यूज को मिली सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में जनवरी से जून तक पत्थरबाजी की 40 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, जबकि पिछले साल सुरक्षा बलों के खिलाफ पत्थरबाजी की 666 और 2018 में पत्थरबाजी की 851 घटनाएं दर्ज हुई थी। इस साल जनवरी से जून तक 68 युवा आतंकी संगठनों से जुड़े, जबकि पिछले साल ये संख्या 120 थी। केंद्र सरकार ने पिछले 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। 370 से कश्मीर की आजादी की पहली वर्षगांठ पर पाकिस्तान ने दुनिया में दुष्प्रचार की साजिश की है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान इसके जरिए आतंकवाद से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है। वो ऐसी हरकतें करते हैं जैसे कि जो विश्व की निगाहें हैं, उनकी नीति जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत के प्रति सपोर्ट करती है, उससे जो है ध्यान हटाने के लिए की जाती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव को टालने का सुझाव दिया है। ट्रंप ने पोस्टल वोटिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि पोस्टल वोटिंग से 2020 का चुनाव अमेरिका के इतिहास का सबसे ज्यादा गलत और धोखाधड़ी वाला चुनाव साबित होगा। ये चुनाव अमेरिका के लिए शर्मनाक होगा। चुनाव कराने में तब तक देरी करें जब तक लोग सुरक्षित रूप से मतदान करने में सक्षम न हो जाएं। कोरोना संकट के कारण भी ट्रंप ने चुनाव टालने का सुझाव दिया है। अमेरिका में कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है। अमेरिका में कोरोना की वजह से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 45 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाने का आदेश देने वाले राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि उनके लिए संविधान सबसे ऊपर है। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि गहलोत सरकार को कोरोना संक्रमण से निपटने और विकास कार्यों में तेजी लाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज बीएसपी के 6 विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस में विलय को लेकर बीएसपी की याचिका पर जारी इस नोटिस पर 11 अगस्त तक कोर्ट ने जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मायावती बीजेपी के इशारे पर आरोप लगा रही है। मेरा मानना है कि मायावती जी को जो बयानबाजी कर रही है वो भाजपा के इशारे पे कर रही है। पूरा खेल बीजेपी का है और बीजेपी जो है उनको जनता माफ नहीं करेगी। विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट होगा या कोरोना पर चर्चा या कुछ और? इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बाद में तय होगा। जयपुर के होटल फेयरमाउंट में आज कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। तय हुआ कि सभी विधायकों को 14 अगस्त तक होटल में ही रुकना है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में इस समय जबरदस्त राजनीति चल रही है और हमने आज डीएनए की शुरुआत में आपको बताया था कि आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान होंगे जिनका इंतजार पूरा देश जिनका पक्ष जानने के लिए कर रहा है, और वो हैं राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, जो इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं जयपुर में राजभवन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे सर पहला सवाल मेरा यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो लगातार इंटरव्यू देते रहते हैं, हम उनको टीवी पर सुनते रहते हैं हर रोज। आज भी हम उनका नया बयान सुन रहे थे, लेकिन आपका पक्ष अभी तक देश के सामने नहीं आया है और आज आप पहली बार टेलीविजन पर आ रहे हैं, देश के लोग आपको सुन रहे हैं। तो आपका पक्ष जानने के लिए हम पहला सवाल मेरा ये है कि आप इतना विधानसभा सत्र को बुलाने में आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं? विधानसभा सत्र आहूत करने के लिए मैंने अपने तरफ से अनुमति दे दी है। 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा और इसलिए मेरे तरफ से किसी भी प्रकार की विलंब करने की कोई न तो नियत रही है न मैंने कोई विलंब किया है। मैंने जो भी कार्य किया है, जो विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली है और साथ ही साथ संविधान का जो मूल भाव है, संविधान के जो विभिन्न प्रकार के धाराएं के अनुकूल काम करने का हमने प्रयास किया है और इसीलिए
इतनी देर लगी, उत्तर जो मैं चाहता था उत्तर नहीं आ पाया था, और इसलिए मैं चाहता था जो आज्ञा अनुमोदन प्राप्त हुआ है मंत्रिमंडल की तरफ से उसको जल्दी क्रियान्वित किया जाए। बाद में वार्ता भी हुई और वार्ता के पश्चात मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को स्वीकार किया। उन्होंने अनुभव किया कि ये ठीक है और इसलिए विधानसभा सत्र 14 अगस्त को प्रारंभ करने का नोटिफिकेशन भी हो गया। जी, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन आ गए थे और उन्होंने यहां पर धरना दे दिया, ये भी अपने आप में एक ऐसी अभूतपूर्व सी बात थी इतने सारे विधायकों के साथ, तो आपने कैसे समझाया उनको? आपने क्या बताया उनको? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमसे समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि सारे विधायक भी मिलना चाहते हैं, आपसे मिल करके चले जाएंगे। मैंने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ठीक है, आइए। जनप्रतिनिधियों का मैं प्रारंभ से ही सम्मान करता रहा हूं। मुख्यमंत्री जी भी आए, जनप्रतिनिधि भी सभी आए, लेकिन यहां आने के बाद मुझे आश्चर्य जरूर हुआ कि सब के सब बैठ गए धरने पर। और जब बैठ गए, मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई। वार्ता के बाद हमने कहा कि मैं स्वयं जाकर के सभी विधायकों के बीच में मिलता हूं, सबको नमस्कार भी करता हूं। जब मैं गया तो वहां अनेक प्रकार की सारी बातें होने लगी जो मेरे हिसाब से उचित नहीं थी। तो फिर मैं आ गया, मैंने कहा ठीक है, जैसा भी करना चाहें करें। लेकिन वो धरना था और इसका आप सब लोग स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि खराब था कि अच्छा था। जी, अब उस धरने में कहीं भजन गाए जा रहे हैं, कहीं गाने गाए जा रहे हैं कि हम होंगे कामयाब, कहीं महात्मा गांधी के दिखाए गए आदर्शों पर चलने की बात कही जा रही है, कहीं कही जा रही है कि देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये सारी बातें राजभवन के परिसर में बैठकर वहां पर हो रही हैं। आप राजभवन में इस समय हैं, आप राज्यपाल हैं, तो आपके ऊपर उस समय क्या बीत रही थी और आप क्या सोच रहे थे उस समय कि ये सब आपके ठीक सामने हो रहा है वहां? देखिए, मेरे मन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था। हाँ, आश्चर्य जरूर हो रहा था कि इतने अच्छे लोग हैं, इतने योग्य लोग हैं और उनके तरफ से इस प्रकार की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है मेरी समझ में बात नहीं आई, क्योंकि मेरे तरफ से तो कोई ऐसी बात की नहीं जा रही थी जिसका प्रतिरोध होना चाहिए था। कोई प्रतिरोधात्मक बात मैंने न तो अपने आचरण व्यवहार से किया, न वाणी से किया और न अपने कृत्य से किया। लेकिन उसके बाद में जब ये चीज होने लगी तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो ये आश्चर्यजनक बात तो थी मेरे लिए। नहीं, मैंने सम्मान किया सबका, लोग बैठे रहे, मैंने चाय पानी भी कराया, सब कुछ कराया। लेकिन इस तरह का कार्य राजभवन के अंदर आकर करना मेरे हिसाब से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, देखिए, अगर पूरा देश इस प्रकरण को जो देख रहा है और अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट में इसको देखने की कोशिश करूं, जो देश में चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि मुख्यमंत्री को सत्र बुलाने की जल्दी है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बुलाया जाए और राज्यपाल उसे जितना देर से हो सके उतना देर से बुलाना चाहते हैं। ये दो तस्वीरें हैं, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मैं भी चाहता था कि जिस तरीके से सार्वजनिक स्तर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हम विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी अपेक्षा थी कि जो हमारे पास पत्र आएगा, फाइल आएगी, उस एजेंडे के अंदर होगा कि हम विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं और शीघ्र आप बनाइए। ये एजेंडा के अंदर किंचित था ही नहीं। मुझे आशय लगा कि चूंकि वर्षाकालीन ये नियमित सत्र है और वर्षाकालीन नियमित सत्र जब हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से जो मूल नियम है, नियम का जो मूल प्रावधान है, उसको संज्ञान में रखते हुए उसके अनुसार सारी चीजें की जाती। मूल प्रावधान है विधानसभा संचालन नियमावली के अंतर्गत कि विधानसभा सत्र पर बुलाया जाएगा और विधायकों को पूरा समय दिया जाएगा, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उनके स्वतंत्र आगमन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 21 दिन का समय आवश्यक है, ये मूल प्रावधान है। लेकिन मूल प्रावधान को छोड़कर जो उसका परंतुक है, जिसको प्रोविजो कहते हैं, उसको ज्यादा महत्व दिया गया है और ये कहा गया कि शार्ट टर्म पर आप विधानसभा बुलाइए। मैंने कहा ठीक है, बुलाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन किस कारण बुलाए हैं, क्या औचित्य क्या है, उसका कारण बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कभी फैसला तो नहीं दिया है कि मूल प्रावधान के परे हटकर अगर कोई काम करे तो उसके कारण को हम न जाने। न तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया है और न ही किसी प्रकार के 174 के अंतर्गत है।
तो हमने कहा ये कारण तो बताओ, लेकिन कारण नहीं बताया गया। हमने अब कारण बताइए फिर बात करेंगे, हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें फिर बाद में बार बात आने लगी कि भाई नहीं, ये संविधान इसमें ये है, आप निश्चित रूप से मंत्रिमंडल के राय, मैंने कहा मंत्रिमंडल के राय तो मान रहा हूं, उसमें मेरे पास कहीं कुछ नहीं है। आप अगर विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं दीजिए, तुरंत उसको हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन दिया नहीं गया। इस कारण विलंब हुआ, क्योंकि जब मेरे अधिकार क्षेत्र पर अनेक प्रकार के सवाल उठने लगे तो मैंने भी संविधान का पढ़ता भी रहा हूं, पढ़ा भी। मैंने विभिन्न न्यायालयों में जो निर्णय थे उसको भी मैंने पढ़ा, और उसके आधार पर मुझे लगा कि मेरा डिस्क्रिशनरी पावर बड़ा लिमिटेड तो जरूर है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसमें गवर्नर अपने विशेष विवेक का ये उपयोग कर सकता है, लेकिन सीधे सीधे उसको कारण बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक्चुएटेड विद गुड फेथ और टेम्पर्ड काशन के रूप में, ये 3 चीजें हैं उसमें। ये तीनों चीज हमने लिख करके बता दिया कि ये है, आप बताइए कैसे किया जाए। एक नियमावली है, 21 दिन का प्रावधान है, उसको किया जाए। दूसरा हमने कहा कि आप विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उसको आप कर लीजिएगा। तीसरा हमने कहा इस समय कोविड की महामारी है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, स्वयं यहाँ कानून भी बनाया गया है कि अगर नहीं किया गया तो बड़ी दिक्कत जा सकती है। इसकी व्यवस्था 3 बातें हमने बताई। आप तहज्जुद करेंगे कोई जवाब नहीं दिया गया, और वो एजेंडा दिया ही नहीं गया कि हम विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं करना चाहते हैं। तो मैं तो चाहता था ही देते, तो जब ये नहीं हुआ तो फिर हमसे फिर बात हुई। हमने फिर मुख्यमंत्री से बात किया, हमने आपको वही बात की, हमने आप क्यों इस पर जिद करें, आप कह दीजिए कि हम विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं, फ्लोर टेस्ट करना चाहते हैं, तुरंत हम आपको 2 दिन 3 दिन जो भी समय लगेगा उस दिन से व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन इसके लिए तैयार है। तो फिर नियमित सत्र है, तो नियमित सत्र के बीच में मूल नियम से हटकर, मूल प्रावधान से हटकर अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो उसका कारण बताइए, और नहीं तो फिर मूल हिसाब से चलिए। यही मेरा आग्रह था, और ये भी मैंने संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर, ये भी मैंने जो विधानसभा कार्य संचालन नियम है उसके आधार पर ये किया है। अपने किसी विवेक से या ये करके ये करो, ऐसा मैंने कदापि नहीं किया है। और इस बात को हमने हमेशा कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री जी एक प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री है, मैंने उनसे कहा कि आइए बैठ के बात कर लेते हैं। फिर बात हुई, इस पर सहमत हुए हो, असहमत होने के बाद जब फायदा है हमने तुरंत उसको करके दे दिया। जी, आप सब जानते हैं और देश भी जानता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पृष्ठभूमि में है सचिन पायलट, और सचिन पायलट के साथ जो विधायक चले गए हैं वो पृष्ठभूमि जो है वो असली ये है। क्या सचिन पायलट या उनके गुट में से किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की है, आपसे बात करने की कोशिश की है? हमसे किसी से नहीं बात हुई है, ना हमसे किसी ने ये कहा है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है इसलिए फ्लोर टेस्ट कराएंगे, किसी ने नहीं कहा है। मैं इस समय शुद्ध रूप से जो कार्य संचालन नियमावली है और जिसके कारण मुझे कहा गया कि आप संविधान के इस धारा के विपरीत चल रहे हैं, उसको मैंने अच्छी तरह से पढ़कर उसके अनुरूप नोट बनाकर बाकायदे हमने उनको भेजा, और भेजकर कहा ये चीजें हैं, बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन बार बार उसको दूसरे तरीके से किया जाता रहा है, इसलिए मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमारे संबंध अच्छे हैं मुख्यमंत्री जी से भी, सब लोग से। हमने उनसे कहा बैठ कर विचार करिए ना इसमें क्या करना है, और जब बात हुई तो उस बात से मुख्यमंत्री सहमत हुए, और सहमत होने के पश्चात फिर ये हुआ कि ठीक है 21 दिन के हिसाब से चलेगा। और ये बात आई कि 25 तारीख से लेकर के जब से दिया है इससे लेकर के रात दीजिए, फिर उसी हिसाब से करिए, फिर 14 अगस्त तय पाऊंगा, ठीक है जी, इधर से हमने कहा जी। और कांग्रेस के अंदर पायलट ग्रुप है, ये ग्रुप है, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। हमें विधानसभा आहूत करने के लिए जो नियमावली है उस हिसाब से हमें क्या करना, कैसे करना, संविधान के मूल भावना की सुरक्षा कैसे करना, यह दिमाग में बात थी। उसी के अनुरूप हमने विद फैक्ट्स चीजों को सामने रखते हुए हमने करने का प्रयास किया है। सर देखिए,
पहले भी जब भी कभी किसी राज्य में इस तरह का कोई संकट आता है तो गवर्नर का जो रोल है वो सबसे पहले निशाने पर आता है। सबसे ज्यादा सवाल उस समय राज्यपाल से ही पूछे जाते हैं और पीछे भी बहुत सारे प्रकरण इस दौरान ऐसे हुए हैं जब राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। अब जो धारणा यहां बनाई जा रही है वो ये है कि सचिन पायलट की मदद बीजेपी कर रही है। आप बीजेपी के नेता रहे हैं, इसलिए आप भी सचिन पायलट के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं और किसी तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये असल में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया है। आपका पक्ष हम जानना चाहते हैं। देखिए सुधीर जी, मेरा साथ कॉर्नर सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति है और सभी सम्मानित नेताओं के प्रति। किसी वर्ग विशेष, समूह विशेष से मैं कभी प्रभावित न हुआ, न होता हूं, न हूंगा। ये मैं आपको बहुत साफ बता रहा हूं। मेरा जो इस समय गाइड है वो कॉन्स्टिट्यूशन है और विधानसभा संचालन नियमावली है। मैंने उसी हिसाब से काम किया है और मैं बिल्कुल विश्वस्त हूं ये सही तरीके से किया है। उसमें कहीं मैंने अनियमितता नहीं की है, ये मैं जानता हूं क्योंकि मेरे पास पेपर भी है, मैं बता भी सकता हूं। इसलिए मैं किसी से प्रभावित नहीं हुआ। वो कांग्रेस के सत्तारूढ़ दल के अंदर का मामला है, इसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं है। जहां तक मुझे बीजेपी से प्रभावित होने का प्रश्न कहा जाता है, मैं इस समय किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं। क्या केंद्र सरकार से आपकी कोई इस दौरान बात हुई? क्या केंद्र सरकार ने आपसे कोई रिपोर्ट मांगी? नहीं। गृह मंत्री जी को जरूर मैंने क्या था कि ये चीज चल रही, तो गृह मंत्री हैं हम उनके पढ़े, मैंने कहा कि ये मैं कर रहा हूं। उन्होंने किसी प्रकार की बात नहीं की जी। उन्होंने जो आप कह रहे हैं ठीक कर रहे जी। सर, अब मेरा अगला सवाल है कि कोई दबाव नहीं जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो नियमावली हमें निर्देश देगी उसी हिसाब से काम करने के लिए हम बाध्य हैं, करते रहेंगे जी। अब ये कोरोना वायरस के दौर में आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी सरकार और सारे विधायक या तो वो जयपुर के एक होटल में बैठे हुए हैं और या जो दूसरा गुट है वो दूसरे होटल में बैठा हुआ है। यानी जो विधायक जिनको इस समय जनता के साथ होना चाहिए था, ये कोरोना वायरस के समय सरकार को एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना चाहिए था, वो सारी की सारी सरकार जो है होटलों में बंद होकर बैठी हुई है। राजस्थान की जो लड़ाई है कोरोना वायरस के खिलाफ, उस पर इसका क्या असर पड़ा है? देखिए, इस संबंध में मैंने श्री मुख्यमंत्री जी से वार्ता की थी। हमने कहा कि इस समय जरा सचिवालय में मंत्रीगण आकर काम करें, सारी चीज करें और कोरोना वायरस के बारे में कैसे इसको कम किया जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, इस पर व्यवस्था करें। ये ठीक है, मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, उन्होंने कोरोना वायरस को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। मैं भी उनका सहयोग करता रहा हूं और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी मैं भी कर रहा हूं। लेकिन ये जो उनके पार्टी का मामला है, जिस तरीके से कर रहे हैं, कुछ यहाँ के होटल में है, कुछ बाहर के होटल में, ये जरूर है लोगों की निगाहों में और सबकी निगाहों में ये अच्छा नहीं लग रहा है। बात सही है, लोगों को अनुभव जरूर हो रहा है कि ये लगता है सरकार होटल से चल रही है। ये लोगों को जरूर लग रहा है, ये परसेप्शन बना है और इसको हमने जरूर मुख्यमंत्री से इस संबंध में वार्ता की है। उन्होंने कहा नहीं, अब सचिवालय में आकर लोग काम करेंगे, आगे बातें हुई है जी। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि इस पूरे प्रकरण में अशोक गहलोत को वैसे तो बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन माना जाता है, वो भी बहुत समय से राजनीति में हैं, लेकिन इस दौरान आपके संबंधों में कुछ दरार पड़ी है? क्या अशोक गहलोत ने आपको हैरान किया इस दौरान? क्या आपको ऐसा लगा कि आपके सामने कुछ और बात हो रही है, पीछे कुछ और बात हो रही है? तो कुछ ऐसी दरार जैसी बात आपको लग रही है मुख्यमंत्री और आपके बीच में? देखिए सुधीर जी, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे मन में अशोक जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के स्वाभाविक रूप से संबंध है, पहले से भी मेरे संबंध है, आज भी संबंध है। अब अशोक जी के मन में क्या है वो अशोक जी जाने, लेकिन मैं तो उनसे वार्ता करता हूं और ठीक है, परसों मेरे यहाँ आए थे, वार्ता भी हुई थी और सौहार्दपूर्ण ढंग से वार्ता हुई थी। तो अब ठीक है, एक पार्टी है, उन लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि चूंकि मेरा पृष्ठभूमि बीजेपी की रही है तो बीजेपी के लोगों को बचाने के आते के लिए इन लोगों का बना हुआ है, क्योंकि हमने कांग्रेस के नेताओं का जो सारा बयानबाजी देखा है, बाकी जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं कि वो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं किया। तो ये उनके दिमाग में पहले से बना हुआ है, हम वो कैसे निकाल सकते हैं? वो बड़े बड़े उनके विधि विशेषज्ञों ने हमें पत्र लिखा, लेकिन ये जानने का उन्होंने प्रयास नहीं किया
कि अगर वो पत्र लिख रहे हैं तो कम से कम राबिया और ये जो जिसका नवाब राबिया का वो देते हैं उसमें प्रस्तर 150H को अगर पढ़ लिए होते तो उसमें साथ दिया है कि हमारा लिमिटेड डिस्क्रिप्शन जरूर है, लेकिन लिमिटेड डिस्क्रिप्शन का उपयोग करते हुए हम 3 बातें जो आपको पहले हमने बताया वो भी है, मैंने उसी का उपयोग किया है जी, और उसका उपयोग करके हमने फिर कार्य संचालन नियमावली को भी सामने रखकर कराने का प्रयास किया है, लेकिन उसको पढ़ने का उन्होंने कष्ट नहीं किया है। और हमारा क्या ये कारण जानने का अधिकार नहीं है क्या कि क्यों शॉर्ट टर्म बुला रहे हैं आप? ये कारण जानने का तो अधिकार है मेरा, इसको कैसे कोई छीन सकता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है मेरा, क्योंकि संविधान की रक्षा मुझे ही करनी है। क्या आपको मिसगाइड करने की कोशिश हुई? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिसगाइड करने की कोशिश की आपको? नहीं, मुझे कहा गया कि नहीं, आपको एक ही बात कही जाती थी, जो मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया है उसे मानना ही पड़ेगा आप। मैंने कहा मैं कहा इनकार कर रहा हूं कि मैं नहीं मानता, मैं तो मान रहा हूं, लेकिन मेरा भी जो जानकारी करने का अधिकार है वो तो करूंगा। तो वो जानकारी करें, जानकारी के आधार पर चीजें की जाए और लोगों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा भी करने की जिम्मेदारी हमारी है। जनप्रतिनिधियों के फंडामेंटल राइट्स के मूल अधिकार है, आर्टिकल 14 में जो है उस अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उस आधार पर हम करें, इस तरह से बैठ करके बात करिए, ये हमने हमेशा कहा। तो उसमें कम से कम मैं मिसगाइड नहीं हुआ हूं, न होता हूं। मुझे स्पष्ट कल्पना है मुझे क्या करना है, इसलिए मुझे क्या कोई कहता है इसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं अपने कार्य को प्रामाणिकता ईमानदारी साथ करने का प्रयास करता हूं। आर यू डिसअपॉइंटेड? ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद आपको कुछ निराशा हुई? जो जिस तरीके से स्थितियां बनी, जिस तरह के आरोप लगे आपके ऊपर, जिस तरीके से राजभवन में धरने पर बैठे? सुधीर जी, ये आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, मैंने बहुत सहा है, कुछ सुना भी है, देखा भी है। मेरे पर अभी समय आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने भी धरना दिया था। शायद ये सवाल आप आगे पूछते, ये भी आरोप लगाया जाता है। अरे उस समय की परिस्थिति और इस समय की परिस्थिति भिन्न है। उस समय बीएसपी एसपी की गवर्नमेंट थी और बीएसपी एसपी की गवर्नमेंट में बीएसपी ने विड्रॉ कर दिया था अपना सपोर्ट। अब बीएसपी जब विड्रॉ कर दिया तो सुश्री मायावती जी को जो गेस्ट हाउस मीराबाई गेस्ट हाउस था उसमें आक्रामक होकर उन्होंने मारने की कोशिश की थी। सारे बिजली कनेक्शन काट दिया था, पानी का कनेक्शन काट दिया था। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, आपने मुझे पता लगा तो मैं गवर्नर के पास गया, क्योंकि सभी अधिकारियों ने अपनी असहायता व्यक्त की थी और गवर्नर के पास जाकर काफी लोग गए थे और जाकर हमने आग्रह किया गवर्नर साहब को हमारे उस धरने का बल मिला, क्योंकि उन्होंने सरकार को कहा कि अगर नहीं कनेक्शन लगाते हैं, पानी का कनेक्शन नहीं देते हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं देते हैं, वहां से सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं करते हैं तो बड़ी विस्तृत स्थिति हो जाएगी। तो गवर्नर साहब को बल मिला सुश्री मायावती को सुरक्षित रखने का, गवर्नर साहब को बल मिला वहां पानी का कनेक्शन लगाने का, गवर्नर साहब को बल मिला बिजली का कनेक्शन लगाने का, हमारे वहां जाने का। तो इसमें उसमें बहुत फर्क है। इस लोग वायरल करा रहे हैं कि हमने भी धरना दिया था, लेकिन इसे पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए ये बात सही है कि ये धरना ठीक नहीं था यहाँ, लेकिन वहां जो हमने किया था एक राजनेता का, एक संस्थान का, ये सुरक्षा की दृष्टि से हमारा आग्रह था, जिसको स्वयं राज्यपाल ने अनुभव किया कि ठीक है और उनको उसी कारण बल भी प्राप्त हुआ। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और पूरे देश ने आपको सुना, आपका पक्ष देश ने सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि पूरा संकट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अब बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो राजस्थान के राज्यपाल अपना पक्ष रख रहे थे। आप जानते हैं राजस्थान में बहुत दिनों से सचिन पायलट के को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं और राजस्थान के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, वो आपको बता रहे थे कि उन्हें थोड़ी निराशा तो जरूर हुई है, लेकिन अब वो मान गए हैं और राजस्थान में विधानसभा का सत्र बहुत जल्दी बुलाया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत के ज्यादातर मां बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े और यह सपना पूरा करने के लिए गरीब से गरीब मां बाप भी जी तोड़ मेहनत करते हैं और किसी तरह से अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी है। उदाहरण के लिए हरियाणा में पिछले कुछ महीनों में 43,000 से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस के दौर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अब ऑनलाइन हो रही है और अब ज्यादातर पेरेंट्स को यह लगने लगा है कि ऐसे में प्राइवेट स्कूलों को इतनी मोटी फीस देने का क्या फायदा है।
कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था भी मंदी का शिकार हो चुकी है और खराब आर्थिक स्थिति की वजह से ज्यादातर माता पिता प्राइवेट स्कूलों का खर्च उठाने की स्थिति में इस समय हैं भी नहीं। दूसरी वजह यह है कि देश के कई राज्यों में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार आया है और अब कई सरकारी स्कूल भी आधुनिक तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हरियाणा सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक हाल ही के दिनों में करीब 43,000 बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। इनमें सबसे आगे है हरियाणा का हिसार जिला, जहां 3,500 छात्रों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। दूसरे नंबर पर है गुरुग्राम, जहां प्राइवेट से सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या 2,500 है। इसके अलावा हरियाणा के बाकी जिलों की स्थिति इस समय आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस जिले में कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूलों में चले गए हैं। भारत के सरकारी स्कूलों में शिक्षा लगभग मुफ्त होती है, लेकिन फिर भी भारत में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के सरकारी स्कूलों में 8 करोड़ 46 लाख छात्र पढ़ते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 8 करोड़ है। हालांकि एक नए सरकारी आंकड़े के मुताबिक भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या इस समय 26 करोड़ के आसपास है, लेकिन इस आंकड़े में इस बात का जिक्र नहीं है कि कितने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कितने सरकारी स्कूलों में। भारत में प्राइवेट स्कूलों की संख्या लगभग 15 लाख है और हैरानी की बात यह है कि भारत में कितने सरकारी स्कूल हैं, इसका भी कोई सही आंकड़ा इस समय उपलब्ध नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से अब भले ही बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे सरकारी स्कूलों में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इस महामारी से पहले स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। उदाहरण के लिए पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2010 से 2015 के बीच यानी 5 साल में भारत में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में 1 करोड़ 30 लाख की गिरावट आ गई थी, जबकि इस दौरान प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने वालों की संख्या में 1 करोड़ 75 लाख की वृद्धि हुई थी। मतलब यह है कि हर मां बाप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहता है। भारत में जिन बच्चों की उम्र स्कूल जाने की है, उनमें से 3% बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते, जबकि लगभग 3% बच्चे स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति का मकसद इस स्थिति को बदलना है, इसलिए इसे लागू करने की तैयारी अब जोर शोर से हो रही है। लेकिन हरियाणा समेत कई राज्यों की शिक्षा व्यवस्था में अभी से कई बड़े बदलाव दिखने लगे हैं। इन बदलावों का कारण सिर्फ कोरोना वायरस है, ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूलों पर कम होता विश्वास या भारत के सरकारी स्कूलों की सुधरती हुई स्थिति को भी इसका जिम्मेदार माना जा सकता है। इन तमाम बातों को आज हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की है। यह विश्लेषण देखकर आपको भी सारी बात समझ में आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो माँ बाप इस समय सोच रहे हैं, जब स्कूल आने वाले कुछ महीनों या हो सकता है किसी को कोई जानता नहीं स्कूल कब खुलेंगे, जब स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं और सारी पढ़ाई घर पर बैठकर ही करनी है और सारी क्लासेस ऑनलाइन ही होनी है, तो फिर प्राइवेट स्कूलों की इतनी मोटी फीस देने की आवश्यकता क्या है? बहुत सारे माँ बाप को अब यह बात समझ में आने लगी है। हरियाणा के नूह जिले में इस सरकारी स्कूल में दाखिला लेना उतना ही मुश्किल है जितना किसी प्राइवेट स्कूल में होता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने वाले ज्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल से आए हैं। स्कूल में दाखिला लेने आई कृतिका माथुर 11वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, लेकिन 12वीं सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहती है। और ऐसा चाहने वाली वो अकेली नहीं है। कृतिका, ये बताइए कि आप तो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में क्यों आई? प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा फीस लिया करते हैं और थोड़ी आर्थिक स्थिति भी कुछ ऐसी हो गई हमारी इंडिया की। सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं प्राइवेट स्कूलों से। उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। वो टेस्ट क्लियर करके अपना सारी मेहनत करके जब वो सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। कहीं कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है अंदर से? कुछ वो भावना तो नहीं आ रही कि अरे मैं तो सरकारी में आ गया? अरे नहीं सर, वो पहले थी, जब पहले थोड़े वो थे सर, अब थोड़ी समझ आने लगी इस चीज़ के बारे में। दोस्त पहले कहते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है ऐसा। अब तो बल्कि मैं लोगों अपने दोस्तों से कहता हूँ कि भाई तुम भी आ जाओ इसमें। और सर अब तो प्राइवेट स्कूल से सर बस वो एक कमाने का जरिया है, बस पहले जो बात थी वो अब नहीं है। यहाँ एक तो सर परमानेंट टीचर्स, और टीचर्स सर अगर टीचर्स को दिखाया जाए ना कि हम काबिल हैं, हम कर सकते हैं जी,
तो टीचर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकारी स्कूलों के प्रति बढ़ता रुझान कोरोना महामारी की वजह से भी है, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति अब वैसी नहीं रही कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए। हरियाणा के सरकारी स्कूल में कोरोना काल के दौरान 43,000 से ज्यादा छात्रों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया है, जबकि लगभग इतने ही छात्र एडमिशन के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ कोरोना की वजह से हुआ है, ऐसा कहना सरकारी स्कूलों के साथ नाइंसाफी होगी। 15% का इजाफा हुआ है मेरे स्कूल में, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल के अंदर क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे हमारे स्कूल की मेहनत और सरकार की अच्छी से अच्छी नीति, ई लर्निंग प्रोग्राम ये जो हुए, इससे उनमें इजाफा हुआ है। लगभग 250 बच्चों के करीब मेरे स्कूल में प्राइवेट स्कूल से आ चुके हैं, और सबसे बड़ा कारण तो मेरे स्कूल का रिजल्ट, परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा 98% का है। 12th का 38 मेरिट्स आई हैं जिसमें, और 10th में भी 17 मेरिट्स आई हैं। कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों की क्वालिफिकेशन और उनकी मेहनत का जो फल हमें इस दौरान देखने को मिला, वो पहले शायद नहीं था। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना की वजह से लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकालकर सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आया सुधार भी है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को टैब देने की भी तैयारी कर रही है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर हुई है। प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास शुरू की गई है, और ये सब सिर्फ कागजों में नहीं हुआ, साफ दिखाई भी देता है। यही वजह है कि अब प्राइवेट स्कूलों के टॉपर्स भी सरकारी स्कूलों में दाखिले ले रहे हैं। अंशिका, आपने 96.6% मार्क्स लिए प्राइवेट स्कूल में, फिर आप गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं? मैं लोगों की सोच बदलना चाहती हूँ कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट स्कूल भी आजकल बहुत अच्छे, यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, सब चीज़ें यहाँ पे सुटेबल है। तो आप इस वजह से आई हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ का रिजल्ट है ऐसा, यहाँ का एटमॉस्फेयर होगा ऐसा कि आप 96 की जगह 98 ला सकें? जी, वो तो बच्चे की मेहनत होती है, बच्चा कहीं पे भी कितने भी मार्क्स गेन कर सकता है। शिक्षा दूत योजना बनाई है, मोहल्ला पाठशाला बहुत अच्छी योजना है। प्रत्येक टीचर जो अपनी गली रह रहा है, जिस गली में, उसी गली में अपने बच्चों को डिस्टेंस से बैठा के उनको मास्क वगैरह लगा के पढ़ा रहा है। हरियाणा के सारे स्कूल बहुत अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं। अब मेरे स्कूल का 100% रिजल्ट आया है सर, 12वीं क्लास में कोई बच्चा फेल नहीं है। लगभग 82 की फर्स्ट डिवीजन आई है और 21 मेरिट आई है। अगर ये सच है कि कोरोना ने लोगों को मजबूर किया कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाएं, तो ये भी सच है कि अब सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की नेगेटिव सोच बदल रही है। सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, फिर चाहे सुविधाओं की बात हो या रिजल्ट की। पहले मेरे बच्चे बालाजी स्कूल में पढ़ते थे प्राइवेट में, मैंने अभी अपने 3 बच्चों का नाम गवर्नमेंट स्कूल में कराया। क्यों? वहाँ पे एक तो उन लोगों का बिजनेस बन चुका है प्राइवेट वालों का, फीस कुछ ज़्यादा है, फीस कुछ ज़्यादा होगी वहाँ पे, जो फोर्स नहीं कर पा रहे हैं लोग बाग अभी। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट में अच्छी सुविधा हो गई है, कोई कमी नहीं इसमें। गवर्नमेंट स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो रही है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इसलिए मैंने अपने 3 बच्चों को यहीं डाल दिया। पढ़ाई अच्छी है, इसका रिजल्ट अच्छा आया इसका। और जो प्राइवेट स्कूल है इसमें हमने डाल रखा था, इसमें अभी तक इस बच्चे को कुछ भी नहीं मतलब आया पढ़ाई में, मतलब कुछ। और इसके साथ फीस ज़्यादा है उसमें काफ़ी। पहले सोच थी कि भाई प्राइवेट स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं या पढ़ाई भी अच्छी होती है, लेकिन अब ऐसा कोई विचार नहीं है। अब तो बल्कि अच्छा लगता है सरकारी स्कूल पढ़ाने में, क्योंकि हमारी फीस ही बच रही है, पैसे बच रहे हैं, और बच्चों की पहले की अपेक्षा अच्छी पढ़ाई हो रही है। और जो यहाँ के टीचर हैं और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, उनसे बढ़िया नॉलेज है, इनको अच्छे टीचर हैं। अब विचार सबके बदल गए, मेरे तो पूर्ण रूप से विचार बदल गए हैं। मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चे हमेशा के लिए आगे भी सरकारी स्कूल नहीं पढ़ें, और मैं आगे से औरों को इम्प्रेस करूँगा इस बात के लिए कि सभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालें। कोई भी स्कूल सिर्फ अच्छी इमारत और स्मार्ट क्लासेस शुरू कर देने से अच्छा नहीं बन जाता, जब तक कि वहां पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे ना हो। हरियाणा सरकार ने सरकारी टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाए हैं, और ऐसे टीचर्स के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए स्टार टीचर नाम से कंपटीशन भी शुरू किया है। हमारे टीचर्स ने खुद दाखिले कराए हैं अपने बेटे के। एक दूसरे का मैंने सुना था कि एक एसडीएम साहब ने अपने यहाँ कराया सरकारी स्कूल में। धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। 3 साल की मेहनत हमारे सामने है,
अब धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, अगले साल देखना और ज़्यादा आएंगे। आपने एक स्टार टीचर कैंपेन भी शुरुआत की है, वो क्या है और उससे कितना फ़ायदा मिला आपको? स्टार टीचर मैंने जब स्कूलों का निरीक्षण किया तो कुछ बहुत अच्छे अध्यापक मिले मुझे, डेडिकेटेड, हर बच्चे को चेक करना। तब मेरे दिमाग में आया कि टीचर्स तो सभी हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा काम करता है, अच्छा काम कर रहा है, उसको मैंने उपमा दी, एक उपाधि दे दी, स्टार अध्यापक, स्टार टीचर। मेरे ज़िले के अंदर 140 स्टार अध्यापकों को हमने डीसी साहब, एसपी मैडम से जो है सम्मानित करवाया, सर्टिफिकेट दिलाए, उनको मेडल दिलाए। नई शिक्षा नीति से पूरे देश को उम्मीद है कि अब शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, लेकिन ये तभी होगा जब देश के सरकारी स्कूलों में सुधार होगा। अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जब आप घूमते हैं तो यहाँ ज़बरदस्त तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं। न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि पढ़ाई और नतीजों में अब हरियाणा के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को ज़बरदस्त तरीके से मात दे रहे हैं, और यही वजह है कि अब प्राइवेट स्कूल के टॉपर बच्चे हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। मुझे लगता है ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। हरियाणा मॉडल बन रहा है और अब देश भर के सरकारी स्कूलों को समझना चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा अगर माइंडसेट चेंज कर लिया जाए तो सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। राहुल सिन्हा, जी मीडिया। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है जो समाज में आ रहा है, और हमारी कोशिश रहती है कि समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, चाहे छोटे बदलाव हों या बड़े बदलाव हों, उन्हें हम सबसे पहले समझें और आप तक पहुंचाएं। कल हमने नई शिक्षा नीति पर आपके साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की थी, विश्लेषण किया था और आपको बताया था कि जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना होता है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। ये नई शिक्षा नीति वर्ष 2021 और 2022 से लागू हो जाएगी, 21-22 से, यानी अगले वर्ष ये लागू हो जाएगी। लेकिन हरियाणा की जो खबर हमने आपको दिखाई है वो ये साबित करती है कि बदलाव के लिए हमेशा लंबे इंतजार की जरूरत नहीं होती और इच्छा शक्ति के दम पर किसी भी समय बदलाव किया जा सकता है। उम्मीद यह है कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी में भी कुछ कमी आएगी और जल्द ही प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की बीच की ये जो दूरी है ये बहुत कम रह जाएगी। ये जो बीच में दीवार है ये गिर जाएगी। लेकिन हमारे ही देश के बहुत सारे लोग इस नई शिक्षा नीति पर भी अब सवाल उठा रहे हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि इस नीति को बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की राय लेकर ही तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से आज जी न्यूज ने बातचीत की है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण अंश अब हम आपको सुनाना चाहते हैं। आप भी सुनिए देश के शिक्षा मंत्री आज आपको क्या बताना चाहते हैं। जो सुझाव आए देश भर से, हमने किसी कमरे में बैठ के शिक्षा नीति नहीं बनाई, 4 लोगों ने नहीं बनाई, विशेषज्ञों के भले हमने कमेटी बना दी, लेकिन उसमें भी लोगों के सुझाव लिए, शिक्षाविदों के सुझाव लिए, आम आदमी के सुझाव लिए, कौन कौन क्या क्या बोल सकता है, क्या आइडियाज है उसके मन में। तो इसलिए व्यापक परामर्श के बाद हमने शिक्षा नीति बनाई है। क्या संसद में कानून भी लाएंगे सर इसके लिए? नहीं, संसद में तो आ चुका है, ये पहले इस पर चर्चा हो चुकी है। उसके बाद कुछ लोगों के सुझाव मिले, तभी तो जो सुब्रमण्यम की कमेटी थी राज्यसभा लोकसभा में, इस पर चर्चा हो चुकी है। कुछ सुझाव थे, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, शिक्षा 34 साल के बाद आनी है, इस पर पुख्ता तरीके से सब लोगों का विचार लो। और कितना विचार हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा। अभी मुझे लगा कुछ लोग बोल रहे हैं कि परामर्श नहीं, उनको शायद पता ही नहीं है। कुछ लोगों ने, एक आध ने तो शिक्षा नीति अभी उनके पास उसकी कॉपी भी नहीं गई होगी, पहले कह दे शिक्षा नीति कुछ नहीं है। तो लोगों की स्वयं ही टिप्पणी आ रही है कि देखिए विरोध के लिए कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है। और हमने सबको मौका दिया साहब। हमने जो 10+2 था कि 10वीं तक कोई नहीं, सब एक जैसा है, अब इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि हमने 5+3+3+4 किया है। और वो इसलिए किया है कि पहले 3 वर्ष बच्चा आंगनबाड़ी में, 2 वर्ष बच्चा प्री प्राइमरी में, और फिर उसी तरीके से वो आगे जाएगा। उसी तरीके से उसका विकास भी हम करेंगे और उसको स्वयं मूल्यांकन का अवसर देंगे। 360 डिग्री बिल्कुल होलिस्टिक उसका मूल्यांकन होगा, जिसमें बच्चा अपना भी मूल्यांकन करेगा, उसका परिवार मूल्यांकन करेगा, उसका अध्यापक मूल्यांकन करेगा, और उसके जो साथी हैं वो भी मूल्यांकन करेंगे। तो बच्चा ऐसे उभर करके आएगा और उस पर कोई दबाव नहीं होगा।
वैसे अब इस नई शिक्षा नीति के तहत एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है और वो बदलाव निशंक जी की अपनी डेजिग्नेशन में आ गया है। अब मानव संसाधन विकास मंत्री का डेजिग्नेशन भी इसके साथ बदल जाएगा और अब डॉक्टर निशंक देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। यह भी एक बड़ा बदलाव है। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में जो बड़ी बात है वो ये है कि अब आपके बच्चों को अगर वो इतिहास के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो ये अवसर अब उन्हें दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें हर बच्चे के लिए, हर छात्र के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। इसमें आपको ज्यादा विषय पढ़ने की छूट मिलेगी, आप ज्यादा विषय पढ़ पाएंगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर अगर आपने कंप्लीट कर लिया और आपने कॉलेज छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। थर्ड ईयर अगर आपने कंप्लीट कर लिया यानी फाइनल ईयर तो आपको डिग्री मिल जाएगी। यानी सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है जो पहले नहीं था। शिक्षा व्यवस्था में आया सकारात्मक बदलाव किसी भी देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमारे देश में एक और व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और वो है लालच पर आधारित रिश्तों की व्यवस्था। लेकिन यह व्यवस्था कोई सरकार नहीं बदल सकती। इस व्यवस्था को संसद नहीं बदल सकती, कोई विधानसभा नहीं बदल सकता, कोई गवर्नर, कोई राज्यपाल, कोई प्रधानमंत्री समाज की इस व्यवस्था को, मानव की इस व्यवस्था को नहीं बदल सकता। इसे सिर्फ समाज बदल सकता है और इसे सिर्फ लोग बदल सकते हैं। आप जानते हैं इस समय पूरे देश में क्या चर्चा चल रही है। पूरे देश में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले को लेकर चर्चा चल रही है और हर घर में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। और इस आत्महत्या के मामले में लालच और पैसे के एंगल के बारे में हमने आपको कल बताया था। अभी तक लोग ये सोच रहे थे कि इसके पीछे नेपोटिज्म हो सकता है। बॉलीवुड में जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो गए होंगे और उन्होंने सुशांत को काम नहीं दिया होगा, परेशान किया होगा, दबाव डाला होगा। अभी तक सिर्फ उसकी जांच हो रही थी। लेकिन अब इसमें रिश्तों का एंगल आ गया है, इसमें लालच और पैसे का एंगल आ गया है। यानी जांच अब एकदम दूसरी तरफ चली गई है। और आज की जो ताजा अपडेट है वो ये है कि अब इस मामले की जांच में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी भी शामिल हो गया है। ईडी की एंट्री का मतलब यह है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की भी जांच की जाएगी, पैसे के लेन देन की जांच की जाएगी, पैसा गया कहां उसकी जांच की जाएगी, जिसे आप अंग्रेजी में मनी ट्रेल कहते हैं, उसकी जांच होगी। अब ईडी ने बिहार पुलिस से इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर की कॉपी मांगी है। आपको याद होगा 2 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि सुशांत ने रिया और उनके परिवार की वजह से ही आत्महत्या की है। इस एफआईआर में सुशांत के बैंक अकाउंट से उनकी आत्महत्या से पहले 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप भी लगाया गया था। आज बिहार पुलिस की टीम मुंबई के बांद्रा में उस प्राइवेट बैंक की ब्रांच में पहुंच गई जहां सुशांत सिंह राजपूत का बैंक अकाउंट था। बिहार पुलिस ने इस बैंक से सुशांत के अकाउंट का पूरा हिसाब किताब मांगा है, कितना पैसा था, उसके बाद किसको कितना पैसा ट्रांसफर किया गया, सारा पैसा गया कहां। कल ही हमने आपको सुशांत की कुछ कंपनियों के रहस्य के बारे में बताया था, जो कंपनियां सुशांत ने आत्महत्या करने से सिर्फ 9 महीने और सिर्फ 5 महीने पहले ही शुरू की थी। सुशांत सिंह ने पिछले वर्ष सितंबर में विविड रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की थी, जिसका नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये रियलिटी एक्स नाम की कंपनी है, लेकिन इसकी स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको रिया का नाम नजर आएगा। इस कंपनी का नाम इस तरीके से रखा गया कि इसमें रिया का नाम भी आ जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिया का प्रभाव सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कितना रहा होगा कि जब यह कंपनी बनी है तो यह कंपनी का नाम भी रिया के नाम पर ही रखा गया है। रिया के कहने पर ही इस कंपनी के नाम के रियलिटी शब्द में ये रिया का नाम जोड़ा गया, RHEA जोड़ा गया है। आप इस कंपनी का नाम अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं और इसी से नए सवाल ये उठे थे कि क्या इन्हीं नई कंपनियों के जरिए सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए अनजान लोगों को ट्रांसफर कर दिए गए, क्योंकि उनके पिता का यह कहना है कि पिछले साल तक सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे और अब उस 17 करोड़ में से 15 करोड़ रुपया उनके अकाउंट से बाहर निकल गया है।
अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्हीं के कहने पर सुशांत ने ये कंपनियां शुरू की थीं और इन कंपनियों में रिया ने अपने भाई को भी डायरेक्टर बनाया था। अब ईडी की जांच इन्हीं कंपनियों और उस 15 करोड़ रुपए के लेन देन के इर्द गिर्द हो सकती है। इस मामले में जिस तरह से ईडी सक्रिय हुआ है और जिस तरह से बिहार पुलिस जांच कर रही है, उससे महाराष्ट्र सरकार खुश नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि मुंबई में जांच से पहले बिहार पुलिस को उनकी मंजूरी लेनी चाहिए थी। जांच को लेकर इस टकराव के बीच आज सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां सुशांत की आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि इस मामले में मुंबई पुलिस को जांच करने दी जाए। यह महाराष्ट्र सरकार के लिए राहत की बात है, क्योंकि सुशांत की आत्महत्या के मामले की सीबीआई जांच का दबाव भी लगातार बढ़ रहा था। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने यह साफ कर दिया था कि वो इस मामले में सीबीआई की जांच की सिफारिश नहीं करेगी, लेकिन बिहार सरकार से अब ये संकेत मिल रहे हैं कि वहां से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश हो सकती है। यानी 2 राज्य सरकारें इस मामले में अब शामिल हो गई हैं, महाराष्ट्र की सरकार और अब बिहार की सरकार। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे, उनके पिता, उनका परिवार बिहार में रहता है, तो बिहार पुलिस और 2 राज्यों की पुलिस इसमें शामिल हो गई है, एक बिहार की पुलिस और एक महाराष्ट्र की पुलिस। और दोनों पुलिस का अलग अलग एंगल है, अलग अलग वर्जन है, दोनों राज्यों की अलग अलग सोच है। इसलिए अगर महाराष्ट्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की है, तो हो सकता है कि बिहार की सरकार इस पर सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दे, इसलिए मामला बहुत आगे तक जाएगा। इसी बीच एफआईआर दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती ने पहली बार अपना पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में रिया ने कहा है कि उन पर लगे आरोप बिल्कुल गलत हैं। रिया ने यह भी कहा है कि सुशांत डिप्रेशन में थे और इस मामले में निष्पक्ष जांच बिहार में नहीं हो सकती। रिया ने अपने खिलाफ पटना में दर्ज मामले को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। उनका यह कहना है कि इसमें एक ही एजेंसी जांच करे, क्योंकि मुंबई पुलिस पहले से जांच कर रही है, इसलिए बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर को भी महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया जाए और मुंबई पुलिस को दे दिया जाए, और मुंबई पुलिस अकेली ऐसी जांच एजेंसी होनी चाहिए जो इस पर जांच करे। इसलिए अब ये जो जांच है 2 अलग अलग दिशाओं में चली गई है। पहली दिशा थी नेपोटिज्म वाली, जिस पर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने बोला, आप पहले सुन चुके हैं, लेकिन अब जांच चली गई है रिश्तों की तरफ। और अब जो चर्चा हो रही है देश में वो ये है कि क्या इस रिश्ते ने ही सुशांत की जान ले ली है। यहां पर हम 4 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम देश के उन 50 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर का विश्लेषण करेंगे जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। मुझे यकीन है आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन होंगे। अगर आपका मोबाइल फोन भी कुछ समय के बाद स्लो हो जाता है, आपकी बैटरी बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है, आपको बहुत जल्दी जल्दी चार्ज करना पड़ता है अपना मोबाइल फोन, और आप इसकी वजह नहीं समझ पाए हैं, तो ब्रेक के बाद यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। सिर्फ 4 मिनट इंतजार कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे आपका फोन इतना जल्दी उसकी बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो जाती है, आपका फोन इतना स्लो क्यों है। की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। जिंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है जिंदगी में। कुछ अपने लिए धन ये अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊँगा दोस्त को कहूँगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe.
I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं. अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय. आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now, that I will have no fear, because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है. एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं. लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? I'm sure आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर. अब हमारी अगली खबर भारत के उन 50 करोड़ लोगों के बारे में है जो स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप जिस कंपनी का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंपनी जानबूझकर आपके मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस को स्लो यानी धीमा कर रही हो, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो आप नया फोन क्यों खरीदेंगे? ऐसा ही आरोप दुनिया के एक मशहूर मोबाइल फोन ब्रांड आईफोन का निर्माण करने वाली कंपनी एप्पल पर लगा है. हालांकि इस बात का खुलासा वर्ष 2017 में ही हुआ था, जब मोबाइल फोन के प्रोसेसर की स्पीड मापने वाली एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने यह दावा किया था कि जैसे जैसे आईफोन की बैटरी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे आईफोन स्लो होने लगते हैं और इसकी बैटरी बहुत जल्द डिस्चार्ज होने लगती है और कुछ आईफोन तो अचानक बंद भी हो जाते हैं. लेकिन अब अमेरिका के कई राज्यों ने इसे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी मानते हुए आईफोन की निर्माता कंपनी एप्पल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. इस जांच का नेतृत्व अमेरिका का एरिजोना राज्य कर रहा है. कुछ राज्य इस मामले की जांच अक्टूबर 2018 से ही कर रहे हैं, लेकिन अब एप्पल के खिलाफ जांच करने वाले राज्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले हफ्ते ही जारी हुए एक दस्तावेज से यह पता चला कि इस जांच में अमेरिका का एक और राज्य टेक्सास भी अब शामिल हो गया है. हालांकि एप्पल पुरानी बैटरी वाले आईफोन्स के स्लो हो जाने की बात स्वीकार कर चुका है और यह कंपनी इस मामले में माफी मांगने के बाद इसके लिए 3,746 करोड़ रुपए का मुआवजा भी देने के लिए तैयार है. यानी एप्पल ने इस गलती को मान लिया है और वो इसका मुआवजा देने को भी तैयार है. एप्पल ने यह वादा किया है कि जिन ग्राहकों के पास आईफोन 6 से लेकर आईफोन 7 प्लस सीरीज तक के मोबाइल फोन थे, आईफोन 6 और आईफोन 7 प्लस तक के जो मोबाइल थे वो और जो 21 दिसंबर 2017 से पहले iOS 10.2 और iOS 11.2 पर चल रहे थे, उन ग्राहकों को यह कंपनी
$25 यानी 1800 रुपए मुआवजे के तौर पर देगी। इसके अलावा फ्रांस की सरकार भी इस मामले में एप्पल पर 157 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुकी है। तो यहां से एक तो सीखने वाली बात यह है कि जो बहुत सारे ऐसे देश हैं, वहां की सरकारें अगर उनके ग्राहकों को ठगा जाता है कुछ कंपनियों द्वारा, तो वहां की सरकारें तुरंत इसे रोकती हैं और वो इसे लेकर बहुत जागरूक हैं। वहां के जो कानून हैं वो बहुत सख्त हैं, जो कि हमारे देश में अभी नहीं होता। लेकिन ग्राहकों को धोखे में रखने के आरोप में एप्पल समेत अमेरिका की और भी कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां पहले से ही आलोचना का सामना कर रही हैं और हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में हुई एक सुनवाई के दौरान एप्पल, गूगल, अमेजॉन और फेसबुक जैसी कंपनियों पर कई गंभीर आरोप लगे और ज्यादातर मामलों में इन कंपनियों के सीईओज ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे में अलग अलग राज्यों द्वारा एप्पल की इस धोखाधड़ी की जांच इस कंपनी की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। अमेरिका के सांसदों ने सुनवाई पूरी होने के बाद दुनिया की इन सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में जो कहा वो भी आज आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब ये आपके सामने आती हैं, जब आप इनके विज्ञापन देखते हैं, तो ये सिर्फ विश्वास की बात करती हैं, ट्रस्ट की बात करती हैं। कहते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। ये बताती हैं कि हमारे यहाँ जो प्रोसेसेस हैं वो इतने अच्छे हैं कि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हो नहीं सकती। ये कहते हैं इनका डेटा लीक नहीं हो सकता। लेकिन जब सुनवाई हुई, इस सुनवाई के बाद जो आम राय बनी वो ये थी कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों की बाजार पर मोनोपोली है, यानी एकाधिकार है, और ये एकाधिकार समाप्त होना ही चाहिए। फिर इसके लिए चाहे इन बड़ी कंपनियों को अलग छोटी छोटी कंपनियों में ही क्यों ना तोड़ना पड़े। और यह भी सुझाव दिया गया कि इन कंपनियों के कामकाज पर नजर रखने के लिए नए नए नियम बनाए जाने चाहिए और इन कंपनियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। यह भी हमारे देश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि इन देशों की जो सरकारें हैं ये अपने लोगों के जो राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनको लेकर बहुत जागरूक हैं और तुरंत कार्रवाई करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो फेसबुक जैसी कंपनियां हैं, एप्पल, गूगल जैसी जो कंपनियां हैं, वो भारत जैसे देश में धड़ल्ले से व्यापार भी करती हैं और किसी की बात नहीं सुनती। लेकिन उन देशों में जब आप जाएंगे तो वहां की सरकार इन्हें तुरंत पकड़ लेती है। इसके लिए सुनवाई कर रहे सांसदों ने 130 साल पुरानी एक घटना का उदाहरण दिया। जब यह सुनवाई चल रही थी, वर्ष 1890 में अमेरिका में दो बड़े कारोबारी हुआ करते थे, दो बड़े बिजनेसमैन होते थे, जिनके नाम थे एंड्रयू कार्नेजी और जॉन डी रॉकफेलर। एंड्रयू कार्नेजी एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी थी और रॉकफेलर की एक बहुत बड़ी तेल कंपनी थी, और अमेरिका में स्टील और तेल के कारोबार पर इन्हीं दोनों कंपनियों का एकाधिकार था। इस एकाधिकार को यानी मोनोपोली को समाप्त करने के लिए 1890 में अमेरिका में एक एंटी ट्रस्ट एक्ट बनाया गया, जिसका मकसद इस मोनोपोली यानी एकाधिकार को समाप्त करना था। लेकिन आज 130 वर्षों के बाद भी कई बड़ी कंपनियों ने फिर से दुनिया भर के बाजारों पर एक छत्र राज स्थापित कर लिया है, और वो कंपनियां यही हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इसी व्यवस्था को बदलने के लिए अमेरिका में आजकल 130 वर्ष पुराने इसी कानून की फिर से व्याख्या की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें और बदलाव किए जाने चाहिए ताकि इस तरह की कंपनियों को हम रोक सकें, क्योंकि ये कंपनियां अब बेकाबू हो रही हैं। पूरी दुनिया में करीब 100 करोड़ लोग एप्पल कंपनी द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, 100 करोड़। इसी तरह अमेजॉन के प्रोडक्ट्स और सेवाएं इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी करोड़ों में है। गूगल के भी प्रोडक्ट्स और सेवाएं इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या लगभग 500 करोड़ है, और फेसबुक के यूजर्स की संख्या 260 करोड़ है। यानी अगर ये कंपनियां कोई धोखाधड़ी करती हैं तो उसका असर दुनिया की लगभग पूरी की पूरी आबादी पर पड़ता है। इन कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू इस समय $5 ट्रिलियन यानी 375 लाख करोड़ रुपए है। ये वो फिगर है जिसका सपना भारत देखता है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक जमाने में इतनी हो जाए। ये संख्या भारत की कुल अर्थव्यवस्था से भी दुगनी है, और अगर ये चारों कंपनियां मिलकर अपना एक देश बना लें तो अर्थव्यवस्था के मामले में ये देश अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर होगा पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के हिसाब से। इन कंपनियों पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं और इनके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार आपके जीवन पर सीधा असर डालता है। इसलिए हम जल्द ही डीएनए में इन तमाम कंपनियों पर लगे आरोपों का एक और विश्लेषण करेंगे। इस पर हम एक सीरीज करेंगे, आपको जागरूक करेंगे, आपको बताएंगे कि ये कंपनियां आपके साथ क्या क्या धोखाधड़ी या तो कर रही हैं या फिर ये धोखाधड़ी कर सकती हैं। इसलिए आप सबको ना सिर्फ जागरूक रहना है
आपको सावधान रहना है। और इस देश की सरकार से भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस देश की सरकार को ऐसी तमाम बड़ी कंपनियों पर बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए। अपने देश में ऐसे कानून लाने चाहिए कि अगर ये कंपनियां हमारे देश के लोगों के साथ भी ऐसी ही धोखाधड़ी करती हैं, हमारा डेटा चुराती हैं, हमें ऐसा सामान अगर देती हैं जो कि सही नहीं है, तो इन पर तुरंत हमारे देश में भी ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे ही बड़े बड़े जुर्माने इन पर लगने चाहिए। अब हम आपको पाकिस्तान लेकर चलेंगे और पाकिस्तान की वो बात करेंगे जिसने भारत से बंटवारे के 73 साल में कुछ नया तो नहीं बनाया, बल्कि उसे विरासत में जो चीजें मिली भी थी, पाकिस्तान ने उन चीजों को भी बर्बाद कर दिया, अपनी विरासत का भी ध्यान नहीं रखा। भारत के 2 महान कलाकार राज कपूर और दिलीप कुमार के पुश्तैनी घर पाकिस्तान के पेशावर में हैं। लेकिन कैसे पाकिस्तान ने भारत के इन महान कलाकारों की विरासत को इतने वर्षों में खंडर बना दिया, इसकी ताजा तस्वीरें आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के पेशावर में राज कपूर की हवेली की तस्वीरें हैं। इसे कपूर हवेली के नाम से वहां जाना जाता है। इस हवेली को राज कपूर के दादा ने वर्ष 1918 से 1922 के बीच बनवाया था। राज कपूर का जन्म भी उनके इसी पुश्तैनी घर में हुआ था। वर्ष 1947 में जब बंटवारा हुआ देश का, तो बंटवारे के बाद कपूर खानदान पेशावर छोड़कर भारत में आ गया। लेकिन आज इस हवेली का क्या हाल है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। राज कपूर का यह घर पूरी तरह से अब एक खंडर में बदल चुका है। इस घर के सामने का दरवाजा बंद है, तो घर की टूटी हुई दीवार से रास्ता बनाकर लोग घर के अंदर आ जाते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियोन ने इस घर के अंदर का जो हाल दिखाया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस तरह की विरासत पर ध्यान न देकर पाकिस्तान ने इसे बदहाली पर छोड़ दिया है। जबकि राज कपूर के परिवार का इस जगह से बहुत लगाव रहा है। वर्ष 1990 में राज कपूर के पुत्र स्वर्गीय ऋषि कपूर अपने परिवार की इस पुश्तैनी हवेली को देखने के लिए पेशावर भी गए थे। देखरेख की कमी की वजह से आज कपूर हवेली बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। जबकि कपूर परिवार ने पाकिस्तान की सरकार से बार बार ये अपील की कि उनके पुश्तैनी घर को संरक्षित किया जाए या फिर उसे एक म्यूजियम में बदल दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान सरकार ने इसका भरोसा तो दिलाया था, लेकिन भरोसा देने के बाद भी पाकिस्तान सरकार ने कुछ किया नहीं। सिर्फ यही नहीं, इस हवेली के कुछ हिस्सों को जानबूझकर गिरा दिया गया। पेशावर में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने भी ये बात मानी है कि इसके लिए कपूर हवेली के आज के मालिक को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। राज कपूर की इस पुश्तैनी हवेली को हाल के वर्षों में 3-4 बार गिराने की कोशिश भी की गई और यह बताया गया कि हवेली का मालिक इस जगह पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। Few years back, when they were demolishing inside the Kapoor Haveli, we have intervened and we have stopped. So far, we have stopped the further demolishing, and we have stopped the honor to demolish it and reconstruct as a commercial plaza because it is illegal. And the next step was the government was planning to have a museum. We are planning to have few museums inside the walled city. Including one is Kapoor Haveli and second one is Dilip Kumar House. ये हमारे वालिद साहब ने 1962 में ख़रीदे, तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हैं। फिर चूँकि ये बहुत कमज़ोर है मकान, इसके आसपास कई स्कूल हैं और पूरा मोहल्ला है, लोग आते रहते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता गिर जाए तो फिर हमने इसको गिराने की कोशिश की। फिर हुकूमत ने कहा, उन्होंने हम पे FIR किया और मकान को बंद किया कि ये ठीक है। और तो हमने कहा जब ये ठीक है और हुकूमत ने कहा कि हम इसको ठीक कर देंगे और इसको ये इस तरह रहेगा और लोग उसको देखेंगे, तो हमने कहा जब ये ठीक है और आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है और इंडिया भी इसमें इंटरेस्टेड है तो हमसे ले लें। हम उसको मरम्मत कर रहे थे, हुकूमत ने बंद कर दिया। तो कपूर खानदान की हवेली तो आपने देख ली। अब हम आपको मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की पुश्तैनी हवेली दिखाते हैं। यह भी पाकिस्तान के पेशावर में ही है। यहीं पर वर्ष 1922 में दिलीप कुमार का जन्म हुआ था। पेशावर के मशहूर किस्सा ख्वानी बाजार में दिलीप कुमार का यह पुश्तैनी घर भी ठीक उसी तरह से जर्जर और बदहाल हालत में है जिस तरह से पेशावर में राज कपूर का पुश्तैनी घर है। यह हाल तब है जब दिलीप कुमार के पुश्तैनी घर को 2014 में
पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रीय विरासत घोषित किया था और इसे संरक्षित करने का वादा किया था। 1980 के दशक में दिलीप कुमार जब पेशावर गए थे तो उन्होंने अपना ये पुश्तैनी घर तब देखा भी था, लेकिन आज दिलीप कुमार इसे देखेंगे तो बहुत दुखी होंगे। और ये हालत तब है जब दिलीप साहब को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा था, जो वहां का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ये उन्हें वहां दिया जा चुका है, निशाने पाकिस्तान, लेकिन फिर भी उनके घर की ये हालत है। अब अगली खबर आपको बताते हैं जिसकी तस्वीरें आपको बहुत पसंद आएंगी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नासा ने आज मंगल ग्रह पर अपना 9वां मार्स मिशन लॉन्च कर दिया है। यह नासा के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन में से एक है और पूरी दुनिया की नजरें इस समय इस मिशन पर टिकी हैं। ऐसी तस्वीरें शायद आपने पहले नहीं देखी होंगी। नासा ने इस मिशन का नाम मार्स 2020 रखा है। इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत है एक छोटा सा हेलीकॉप्टर जिसका नाम इंजेन्यूटी रखा गया है। इस नए प्रयोग पर एक वीडियो जारी करके नासा ने यह बताया है कि कैसे मंगल ग्रह पर यह छोटा सा हेलीकॉप्टर काम करेगा। इस हेलीकॉप्टर का वजन सिर्फ 2 किलोग्राम है, जो मंगल ग्रह के वातावरण के बीच उड़ान भरने के दौरान सतह से 10 फीट ऊंचा उड़ेगा और एक बार में 6 फीट आगे तक जा सकेगा। हर प्रयास के साथ ये और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और उड़ते हुए ये डेटा भी इकट्ठा करेगा। इस मिशन में हेलीकॉप्टर के पास उड़ान भरने के लिए 1 महीने का वक्त होगा। नासा का कहना है कि अगर यह प्रयोग सफल होता है तो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों और रोबोट्स को मंगल ग्रह पर ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हुए देखा जा सकता है। इस छोटे से हेलीकॉप्टर के साथ इस मिशन में नासा ने 1000 किलोग्राम वजन वाला जो रोवर मंगल ग्रह पर भेजा है, उसका नाम उन्होंने दिया है परसेवरेंस। ये रोवर परमाणु ऊर्जा से चलेगा, यानी ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी रोवर में ईंधन के तौर पर प्लूटोनियम का उपयोग किया जा रहा है। यह रोवर मंगल ग्रह पर 10 वर्षों तक काम करेगा। इसमें 7 फीट का एक रोबोटिक आर्म, 23 कैमरे, माइक्रोफोन और एक ड्रिल मशीन भी लगी है, जिसकी मदद से रोवर मंगल की तस्वीरें और वहां के वातावरण में मौजूद आवाजों को भी रिकॉर्ड करेगा और मंगल ग्रह की चट्टानों से मिट्टी और पत्थर के नमूने भी इकट्ठे करेगा, जिससे मंगल ग्रह पर प्राचीन काल में मानव जीवन होने के सबूत को भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी। वैसे मंगल पर भेजे गए हेलीकॉप्टर का भारतीय कनेक्शन भी है। इस हेलीकॉप्टर को इंजेन्यूटी नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र। मंगल पर गए हेलीकॉप्टर को यह नाम भारतीय मूल की एक छात्रा ने दिया है, जिसका नाम है वनीजा रूपाणी। नासा ने इस हेलीकॉप्टर के नामकरण के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें 28,000 लोग शामिल हुए थे, जिसमें वनीजा की तरफ से सुझाए गए इस नाम को फाइनल किया गया। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि पहला फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। Many people do not even know, because क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग
which she calls as Inspiration and Chai. I don't know why she writes chai, but Inspiration and Chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear, because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है. एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं. लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? मुझे आई एम श्योर आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर. माँ बाप ने कह दिया बिजनेस करोगे, बिजनेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे. या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिजनेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ. तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग. They said कि if I would have lived my life the way I wanted. दूसरा, I wish I hadn't worked so hard. ये तो मेरे साथ भी हुआ. मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई. ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की. जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा. एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं. ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में. कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो. देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही. So I hadn't worked so hard. जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया. मैं जाऊंगा दोस्त को कहूँगा कि यार I love you, I misunderstood you throughout my life, or whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए. कभी होता है फीलिंग कि नहीं? वी आर पॉलिटिकल व्हेन वी डोंट एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स ट्रूली व्हाट वी बिलीव. आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स. आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ टू बी हैप्पियर. ना ये दिस very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं. अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय. आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but Inspiration and Chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear, because वो
क्लैरिटी तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि आई विश आई हैड द करेज टू लिव द लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ एंड नोट लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? मुझे आई एम श्योर आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिज़नेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिज़नेस करोगे, बिज़नेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिज़नेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिज़नेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग इज दैट कि इफ़ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड। दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिज़नेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्क सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? वी आर पॉलिटिकल when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। सन 762 में आज ही के दिन इराक की राजधानी बगदाद की स्थापना एक शहर के रूप में हुई थी। तब बगदाद की आबादी सिर्फ 12 लाख थी और यह 15वीं शताब्दी तक दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर बन गया था। बगदाद के नाम को लेकर इतिहास में कई धारणाएं हैं, जिनमें से एक ये है कि बगदाद पर्शियन भाषा के 2 शब्दों को जोड़कर बना है। ये शब्द हैं बग यानी ईश्वर और दाद यानी तोहफा। मतलब हुआ ईश्वर का दिया हुआ तोहफा। वर्ष 2006 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के बाद बगदाद में लगातार हिंसा का दौर जारी रहा।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब वहां धीरे धीरे शांति लौट रही है। वर्ष 1863 में आज ही के दिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सबसे क्रांतिकारी उद्योगपति और आविष्कारक हेनरी फोर्ड का जन्म अमेरिका में हुआ था। हेनरी फोर्ड को भारी मात्रा में उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली असेंबली लाइन टेक्निक का जनक माना जाता है। हेनरी फोर्ड ने वर्ष 1908 में मॉडल टी नाम की पहली अफोर्डेबल कार विकसित की थी और ये कार ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में एक क्रांति साबित हुई थी। अमेरिका में हेनरी फोर्ड के नाम पर 161 पेटेंट्स थे। वर्ष 1930 में आज ही के दिन उरुग्वे फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया था। पहले फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 13 जुलाई 1930 को हुई थी। इसके सभी मैच उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो में खेले गए थे। इस टूर्नामेंट में उस समय सिर्फ 13 टीम्स शामिल थीं और वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हरा दिया था। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास का पहला गोल फ्रांस के लूसिया लॉरेंट ने किया था। और वर्ष 1886 में आज ही के दिन भारत की पहली महिला विधायक डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वर्ष 1927 में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल से वो देश की पहली महिला विधायक बनी थी। मुथुलक्ष्मी रेड्डी ही लड़कों के स्कूल में दाखिला लेने वाली देश की पहली महिला थी। इसके अलावा मुथुलक्ष्मी देश की पहली महिला सर्जन भी थी। मुथुलक्ष्मी जीवन भर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रहीं और वर्ष 1956 में उन्हें समाज के लिए किए गए अपने कार्यों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कहते हैं शिक्षा में किया गया निवेश सबसे अच्छा रिटर्न देता है। सारी भौतिक वस्तुएं खो देने के बाद भी आप अपने ज्ञान के दम पर खुद को फिर से खड़ा कर सकते हैं और नया साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की संपत्ति ऐसी होती है जिसे आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। नमस्कार।